हाँ भाई, सो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि E इक्वल टू माइनस डेल वी, ये रिलेशन आता कैसे है, इसका डेरिवेशन कैसे होता है, इसको हम लोगों ने देखा था। तो बेसिकली ये कहा गया था कि ये जो E इक्वल टू माइनस डेल वी है, दिस इज़ द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। और इसको हम डिराइव करते हैं जो इंटीग्रल फॉर्म होता है आपका रिलेशन का, इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी एल विद अ माइनस साइन। और इसकी फिजिकल सेंस के बारे में बात की थी, तो ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस दिशा में होता है जिस दिशा में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तेज़ी से कम हो रही हो। तो अगर जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, तो जब वो प्लस चार्जों के पास में है और इधर माइनस चार्ज हैं, तो ये हमेशा किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, यानी प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करेगा। क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो प्लस प्लस के साथ कंफर्टेबल नहीं है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक है एक कॉन्सेप्ट का जिसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, पूरी दुनिया के ऑब्जेक्ट की बात करें, चाहे वो बहता हुआ पानी हो, चाहे चार्ज हो, चाहे किसी बड़ी पहाड़ी के ऊपर बर्फ़ जमी हो, ये सब क्या कहते हैं, ये हमेशा हाई एनर्जी वाली पोजीशन से लो एनर्जी वाली पोजीशन की तरफ जाना चाहते हैं। हमेशा हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ वो जाना चाहते हैं। इससे उनको स्टेबिलिटी मिलती है। तो आप कह सकते हो कि स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबल पोजीशन वो होती है जहाँ सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोजीशनल एनर्जी का बहुत ही कम वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर इसको फिलोसफिकली देखो तो फिलोसफिकली भी बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी में भी आपको होता हुआ दिखेगा। भाई आज की डेट में आप बहुत मेहनत कर रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो? क्यों इतनी पढ़ाई लिखाई की तरफ आप बढ़ रहे हो? क्यों आप तरह तरह की स्किल सीखना चाह रहे हो? ताकि आप जिस तरह की स्थिति में आज हैं उससे बेहतर स्थिति में चले जाएं। जिस तरह की जिम्मेदारियों का दबाव आपके ऊपर अभी है, आप एक ऐसी स्थिति में चले जाएं ताकि आप उन दबावों को कम कर सकें। आप पैसों के द्वारा, अपने पोजीशन के द्वारा, अपनी एक रिसोर्सेज के द्वारा उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाओगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके ऊपर वो जिम्मेदारियां ये रहेगा कि मैं ये पूरी कर सकता हूँ। तो ना पूरी कर पाने का डर और ना पूरी कर पाने का जो दबाव होता है उससे आप रिलीज़ होना चाहते हो। तो आप अपनी स्थिति को इसलिए बेहतर करना चाहते हो, इसीलिए आप प्रयास में लगे हुए हो, रात दिन लगे हुए हो। तो जैसे आपका प्रयास है, वैसे किसी बर्फ़ से ढकी पहाड़ी पर जब बर्फ़ पिघलती है, पानी बनती है, तो क्यों बह रही है? वो लगातार बह रही है कि अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लगातार कम करते करते कहाँ तक जाना चाहती है? समुद्र में जाना चाहती है। समुद्र को हम लोएस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ कहते हैं। इसलिए दुनिया भर में जब किसी शहर की हाइट, किसी आप कभी देहरादून जाओ, आप कभी मसूरी जाओ, तो आपको वहाँ पर लिखा मिलेगा कि 34,000 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। तो आप कहोगे भाई मसूरी में कहाँ सी है? सी तो वहाँ समुद्र कहाँ है? वहाँ अरब, एक गुजरात की तरफ वो है और एक उधर बंगाल की तरफ है, मसूरी कहाँ है? लेकिन एक रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं हमेशा मेजर करने के लिए। तो खैर फिलहाल हम लोगों ने ये समझ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा वो डायरेक्शन होती है जिस दिशा में पोटेंशियल एनर्जी तेज़ी से कम हो रही हो। अब जरा एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये आपका एक सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव है, ये आपका एक सोर्स चार्ज मान लो नेगेटिव है। आपने एक टेस्ट चार्ज रखा, तो टेस्ट चार्ज के लिए जब वो इस पॉजिटिव पोटेंशियल के बगल में रहता है टेस्ट चार्ज, तो ये जो हिस्सा होता है ये हाई पोटेंशियल का होता है। और जब वो नेगेटिव चार्ज के पास पहुंच जाएगा तो वो हिस्सा कंफर्टेबल पोजीशन होगी, वो लो पोटेंशियल होगा। तो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए किसी पॉजिटिव सोर्स चार्ज के पास रहना एक अनकंफर्टेबल स्टेट है और किसी नेगेटिव सोर्स चार्ज के पास रहना एक कंफर्टेबल स्टेट है। तो हमेशा ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू द नेगेटिव साइड मतलब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो वही चीज़ आपने यहाँ पे देखी है कि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो हमारा जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो हमेशा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये कुछ वैसा है जैसे अगर आप सोचो कि जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, मान लो एक पहाड़ी है, एक हिल है, इमेजिन करो कि हिल है। अब इस तरह से हमने कुछ कंटूर बना दिए दिखाने के लिए कि एक हिल है जिसमें इस तरह का स्ट्रक्चर है और आपका प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज क्या कहेगा, ये इस पोर्शन को, ये कौन सा पोर्शन है? ये
ये टॉप ऑफ द हिल है, मतलब सबसे ऊंची चोटी है जहाँ बिल्कुल चार्ज वाली पोजीशन है। चार्ज से आप यहाँ पर हैं, टेस्ट चार्ज यहाँ है, तो एक ढाल महसूस कर रहा है, उस ढाल की वजह से आगे मूव कर रहा है। फिर चार्ज और आगे बढ़ेगा तो चार्ज और आगे मूव कर रहा है, चार्ज और आगे बढ़ेगा, चार्ज और मूव करेगा, फिर निगेटिव पोटेंशियल यहाँ महसूस करेगा। तो निगेटिव पोटेंशियल जो है वो हिल का उल्टा है। हिल अगर हाइट है तो जो निगेटिव पोटेंशियल इट इज़ लाइक वैली, यहाँ पर आपका डेप्थ है। तो हमेशा जो आपका चार्ज है वो मूव कर रहा है इस तरह से, पॉजिटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ एक लगातार कंटिन्यूस मोशन बना हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ क्यों मूव कर रहा है हमारा टेस्ट चार्ज? क्योंकि वो इस तरह का एक पोटेंशियल लैंडस्केप देख रहा है जहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल हिल है और निगेटिव एक्सक्यूज मी निगेटिव पोटेंशियल इज जस्ट लाइक एक तरह से निगेटिव पोटेंशियल आपका वैली की तरह से है, घाटी की जैसा है। ओके, नाउ इफ़ यू गेट दिस होल आइडिया, आई थिंक हाँ आइडिया है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अब ये उसी लॉजिक का अगला हिस्सा है, उसी लॉजिक का अगला हिस्सा है कि अगर मैदान है तो क्या है भाई? आपने भी बताया कि एक पहाड़ी है, एक घाटी है, तो ठीक है, पहाड़ी जो है पॉजिटिव पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, घाटियाँ नेगेटिव पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन अगर एक मैदान है, समतल मैदान है, तो समतल मैदान में आपने एक बॉल रखी है, तो क्या इस समतल मैदान में बॉल क्या अपने आप लुढ़केगी? नहीं, क्योंकि ना यहाँ कोई ढाल है ना यहाँ कोई चढ़ाई है। अगर इस तरह से आपने रखा है तो बॉल स्वाभाविक रूप से एक स्लोप को फॉलो करते हुए वैली की तरफ जाएगी। लेकिन अगर आपका बिल्कुल प्लेन सरफेस है तो यहाँ बॉल रखी है तो बॉल कहीं नहीं मूव करेगी, क्योंकि इस बॉल के लिए जो हाइट यहाँ है वो हाइट यहाँ है, वो हाइट यहाँ है, मतलब स्मूथ है, तो बॉल अपनी जगह पर रुकी रहेगी। तो अगर हम जब वैली को हाई पोटेंशियल पीक को, जो हाइट है, ये जो हाई पोजीशन है, इसको हम हाई पोटेंशियल कह रहे हैं, जो डेप्थ वाली जगह है उसको लो पोटेंशियल कह रहे हैं। तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। देन अगर एक समतल मैदान है उसमें हमने पॉइंट ए बी सी रखा, तो जो ए का पोटेंशियल वही बी का पोटेंशियल वही सी का पोटेंशियल है। तो जो कि सबका पोटेंशियल बराबर है तो पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो कोई वर्क वाला कोई मामला नहीं है। तो इसको इस तरह से, तो ऐसी जगहों को हम क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल पॉइंट कहते हैं, या हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। सरफेस कहने का मतलब एक ऐसी सरफेस जिस पे जितने पॉइंट है सबका पोटेंशियल सेम है। तो पोटेंशियल सेम होने की वजह से फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि हमने पढ़ा है कि वी बी माइनस वी ए जो होता है वो डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट होता है। तो अगर ये दोनों चीज़ें जीरो हैं, अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल सेम है तो जीरो होगा, तो इसका मतलब है डब्ल्यू ए बी जीरो होगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वहाँ कोई पॉइंट ए है और एक दूसरा पॉइंट बी है, तो ए से बी तक ले जाने में आपका वर्क डन जीरो होगा, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ये तो बड़ी अच्छी सी बात हमारे सामने आ गई है। तो अब मैं बार बार इसको मूव करा देता हूँ। तो ये है, देखो यहाँ पर, सो इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन निकल के आती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस ड्रॉन थ्रू ऑल पॉइंट्स एट सेम पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। टेक्निकल चीज़ है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट डी है। तुमने लिख दिया ए बी सी डी। अब हम एक ऐसे सरफेस बनाएं जिसमें ये चारों पॉइंट कंटेन हो, मतलब ए भी हो, बी भी हो, सी भी हो, डी भी हो। तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई ए बी सी डी पॉइंट है, उन सारे पॉइंटों से को कंटेन करती हुई एक सरफेस है। तो उस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे, जो कि उस पर जितने पॉइंट है सबका पोटेंशियल सेम है। तो वही लिखा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस ड्रॉन, जो बनाई जाती है थ्रू ऑल पॉइंट्स। उसके अंदर वो सारे पॉइंट कंटेन होते हैं जो कि सेम पोटेंशियल पे होते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। आई होप दिस इज अ सिंपल वर्जन। सो या थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में बात करोगे तो आप कह सकते हो कि अगर हमारे पास एक सरफेस है जिसके ऊपर अगर आप कोई सारे पॉइंट हो, को सारे पॉइंट का लोकस, मतलब कोई पाथ मूव कर रहा है, तो जितने पॉइंट ट्रेस करता जाएगा, अगर वो सब एक ही प्लेन में हो तो हम कहेंगे उनका लोकस एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। तो ऐसे सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो एक थोड़ा और टेक्निकल भाषा में हो जाएगा, लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। Got the point? Locus of points having same potential is called the equipotenशियल surface। कुछ एग्जाम्पल देखो, यहाँ बहुत बढ़िया सा डायग्राम है। ये डायग्राम आप अपनी किताबों में भी देखोगे। अगर हमारे पास इस तरह से पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं और इधर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस होंगे, तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे से, क्योंकि ये बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से बना हुआ है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इससे जो इलेक्ट्रिक लाइनें हैं दे ऑल आर यूनिफॉर्म।
तो अब हमने क्या किया, इन चार्जों से r दूरी पर कुछ पॉइंट ले लिए। इसे हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लिए r दूरी पर। फॉर्मूला क्या होता है, v होता है प्रोपोर्शनल टू 1/4πε r। तो r, अगर r फिक्स है तो v भी फिक्स होगा। तो हमने कुछ पॉइंट मान लिए, a b c d, इस तरह से कुछ पॉइंट मान लिए। इस तरह से हमने बहुत सारे पॉइंट मान लिए। अब चूंकि ये सारे पॉइंट चार्जों से सेम डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस सबके लिए सेम है, तो अगर इन चार्जों से होती हुई कोई सरफेस बनाओगे परपेंडिकुलर टू द लाइंस, यानी इलेक्ट्रिक लाइन इस तरह से है, उसके 90 डिग्री पर आपका जो सरफेस है और इलेक्ट्रिक लाइन 90 डिग्री पे है, तो ये जो सरफेस होगा, इस सरफेस पे जितने पॉइंट होंगे उन सबका पोटेंशियल सेम होगा। वो पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, ये जो हमारे सोर्स चार्जेस हैं इनसे डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो ये जो सरफेस होगी, ये कैसी सरफेस होगी, इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट की, तो इसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। आपने क्या किया, इन सोर्स चार्जेस से एक नई दूरी ले ली, R2 ले ली, तो उस हिसाब से एक नया पोटेंशियल आ गया जो कि प्रोपोर्शनल है R2। तो उस R2 दूरी पर जितने पॉइंट होंगे उन सारे पॉइंट को कंटेन करता हुआ अगर एक प्लेन बनेगा, तो वो प्लेन कैसा होगा, वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, लेकिन उसकी वैल्यू V2 होगी। तो ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि हमारे पास हमारे चार्जों के इर्द गिर्द केवल एक सरफेस होगी और उस सरफेस पे सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल के होंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारा जो सोर्स चार्ज है उसके इर्द गिर्द कई सारी सरफेसेस हो सकती हैं, लेकिन अगर वो सारी सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इतना पक्का है कि उस सरफेस पर आपका जो जितने पॉइंट होंगे सबका पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, जैसे बिल्डिंग ले लो भाई, बिल्डिंग ले लो, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर से पहली बिल्डिंग 10 फीट पे, दूसरी बिल्डिंग 20 फीट पे, तीसरा फ्लोर 40 फीट पे। तो 10 फीट वाली बिल्डिंग पे, 10 फीट वाले फ्लोर पर जितनी भी चीज़ें रखी रहेंगी उन सब की जो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो mgh करने के लिए h की वैल्यू 10 फीट रखेंगे भाई। उनका मास होगा, g भी सेम होगा, h भी सेम होगा। फिर जो 20 फीट की पे जो फ्लोर है उस पे जितने ऑब्जेक्ट होंगे उन सबके लिए h की वैल्यू 20 फीट तो रखेंगे, क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर से 20 फीट पे है रेफरेंस पॉइंट से। तो आप देख रहे हो एक बिल्डिंग में कई सारे फ्लोर हो सकते हैं, लेकिन जो फ्लोर होगा उसकी हाइट, उस फ्लोर के हर पॉइंट की हाइट ग्राउंड फ्लोर से 10 फीट होगी। क्योंकि हमें नहीं लगता है ऐसी कोई बिल्डिंग बनती होगी जहाँ पर ऐसे तिरछे तिरछे फर्श हों कि एक फर्श का एक हिस्सा है 10 फीट पे और फर्श का दूसरा हिस्सा है 20 फीट पे। अगर इस तरह फर्श बनेगी भी तो फिर सबको समान तो यही रहेगा, रिहायशी इलाका तो बनेगा नहीं, रिहायशी बिल्डिंग तो बनेगी नहीं। कोई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बना दे अलग बात है। तो आपको सिंपलेस्ट सोचना है, कोई बहुत फैंसी नहीं सोचना है, बिल्कुल सिंपल आप सोचोगे कि बहुत सारे चार्ज हैं जिनको हम सोर्स चार्ज कहते हैं, उनसे समान दूरी पर जितने पॉइंट होंगे, फॉर्मूला क्या है, Q/4πε0r। प्रोपोर्शनल नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो r जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो r के हिसाब से बहुत सारे पॉइंट होंगे, उन सारे पॉइंट को कंटेन करता हुआ एक प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। r बदल दो फिर नई इक्विपोटेंशियल सरफेस, r बदल दो एक नई इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप देख रहे हो इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके मिल गई। यहाँ हमने ये रखा है कि हमारे जितने चार्ज हैं दे आर मतलब इनफाइनाइटली लेंथ का ये मान लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इनकी सारी लाइनें पैरेलल ही हैं। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह समझो एक पॉइंट चार्ज है जहाँ पे कुछ प्लस मान लो बहुत सारे चार्ज यहाँ रखे हैं, किसी लोकेशन पे रखे हैं, फैले हुए नहीं, लोकेशन पे हैं। तो क्या हुआ, इससे r दूरी हर तरफ होगी, तो r दूरी पर आप लोगों तो आपको एक स्फेरिकल सरफेस बनेगा। अब ये 2 डायमेंशन पिक्चर है इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो इन चार्जों से r डिस्टेंस पर एक स्फेयर बनेगा। उस स्फेयर पे जितने पॉइंट होंगे उन सबका इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाएगा। फिर आपने एक R2 डिस्टेंस ले लिया, वहाँ पर भी आपने सारे लोकस लिया तो एक नया स्फेयर बन गया जिसकी रेडियस R2, वहाँ पोटेंशियल V2 है। ऐसे ही R3 डिस्टेंस पर आपको एक नया पोटेंशियल मिल जाएगा V3, जो कि वैल्यू उस डिस्टेंस के हिसाब से होगी। तो अगर आपके पास इस तरह से यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपके पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे दे आर ऑफ द प्लेन पैरेलल प्लेन्स हैं इस तरह से। लेकिन अगर आपके पास कहीं पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या किसी लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी वो सिमेट्रिकल शेप की होंगी और स्फेरिकल टाइप की होंगी। तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर रहा है कि स्फेरिकल होंगी कि प्लेन होंगी। लेकिन इतना ज़रूरी बात है कि जितने भी होंगे उन पे उनकी डिस्टेंस के हिसाब से जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। ये कभी बच्चों कन्फ्यूजन मत कर लेना कि आप ये सोचो कि जितने, अगर मान लो यहाँ हमने 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए हैं तो ये तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल सेम होगा, ये कभी नहीं सोचना है। हमें क्या सोचना है कि इन सरफेसेस पे जितने पॉइंट होंगे उन सब पॉइंटों का पोटेंशियल सेम होना है, ना कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस
पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होनी है। तो इसकी V1 इसके डिस्टेंस के हिसाब से, दूसरे सरफेस की V2 उसके डिस्टेंस के हिसाब से, तीसरे सरफेस की V3 उसके डिस्टेंस के हिसाब से। ऐसे ही पहला स्फीयर जिसका पोटेंशियल V1 है, तो सारे पॉइंट इस स्फीयर पे होंगे वो V1 पोटेंशियल के होंगे। दूसरा V2 पोटेंशियल के सरफेस है, तीसरा V3 पोटेंशियल के सरफेस है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, इन सबको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो आपने यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट लिए। मान लो एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, एक पॉइंट C है, एक पॉइंट D है। आप A से B तक गए, कितना वर्क किया? आपने कहा भैया हमने WAB वर्क किया, कितनी वैल्यू होगी? हमने कहा रुक जाओ, VB माइनस VA घटाया, लेकिन चूंकि इक्विपोटेंशियल है तो दोनों की वैल्यू सेम होगी तो 0 हो जाएगा। तो हमने कहा भैया V1 से A से लेकर के B तक जाने में आपका वर्क डन 0 है। अच्छा ठीक है, B से C तक जाने में वर्क डन 0 है, C से D तक जाने में वर्क डन 0 है, C से फिर से A तक आने में वर्क डन 0 है। तो चूंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जितने पॉइंट होंगे सम का पोटेंशियल एक ही होता है, तो हम जब भी WAB वर्क डन निकालेंगे तो इस फार्मूले के हिसाब से हमारा राइट हैंड साइड तो हमेशा 0 आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो WAB भी आपका हमेशा 0 मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस all points are on the same potential. So when charges are moving on equipotenशियल surface, the work done between 2 points is always 0. So equipotenशियल surface is always perpendicular to direction of electric lines. एक चीज़ और ख़ास बात यहाँ पर आप देखो कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होता है। अब इसका जो एक मैं क्या कहूँ इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि क्यों ऐसा होता है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक लाइनें होती हैं। जैसे यहाँ पे देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर इस पोर्शन को देखोगे तो लाइनें बाहर जा रही हैं, तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बनेगा। यहाँ आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक लाइन से बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ भी इसके सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका एक आंसर जो है वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से आता है, और ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो डेल ऑफ एफ से आता है। ये वेक्टर कैलकुलस में डेल ऑफ एफ एक क्वांटिटी होती है जिसको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं एफ का, और ये बताती है कि जिस सरफेस के अलॉन्ग आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव ले रहे हो तो डेल ऑफ एफ की वैल्यू उसके परपेंडिकुलर होगी। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो भी डेल वी है, तो अगर आपका v वाला पोटेंशियल है तो डायरेक्शन ऑफ E जो है वो डेल v यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही होगी। तो एक तो ये इसका रीजन है, मतलब एक्चुअल जो मैथमेटिकल रीजन है वो ये है कि भाई डायरेक्शनल डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है, इसलिए ऐसा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको ये हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं, क्योंकि एक फॉर्मुलेशन आपसे पूछते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, किसी पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालो। सवाल ये है कि भैया ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, ऐसी क्या आवश्यकता आ गई? भाई चार्ज के बारे में, पोटेंशियल के बारे में तो ठीक है, भाई डाइपोल की बात क्यों आ गई? क्योंकि आगे जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो या केमिस्ट्री में जब बातें खोजी गई तो ये देखा गया कि कुछ केमिस्ट्री में कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो जिसमें हर चीज़ घुल जाती है। सपोज पानी है, पानी के अंदर नमक घोलो घुल जाएगी, पानी के अंदर चीनी घोलो घुल जाएगी, ठीक है। दूध पानी मिला सकते हो, लेकिन पानी में अगर रबड़ घोलोगे तो नहीं मिलेगा, पानी में रबड़ घोलोगे तो नहीं मिलेगा। इवन पानी में हमारा मांस, अगर हम अपनी उंगली को पानी में घुमाएं तो हमारी उंगली गल के उसमें घुल नहीं जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास एक कोई चीनी की बनी हुई कांच को हम घुमाएं, कांच नहीं घुलेगा पानी के अंदर। लेकिन अगर हमारे पास एक रॉड है जो शुगर की बनी है, हमारे पास एक रॉड शुगर की बनी है, तो जैसे इसको पानी में घुमाएंगे धीरे धीरे पानी में गलना शुरू हो जाएगी। तो ये जो सवाल था कि आखिर कुछ सॉल्यूशंस जैसे नेफ्था है, बेंजीन है, ऐसे बहुत सारे और भी सॉल्यूशंस होते हैं, लिक्विड होते हैं जिसमें कि जो चीज़ें पानी में नहीं घुलती उसमें घुल जाती हैं। तो एक सवाल आया कि भैया ऐसा क्यों होता है। तो जब उन सवालों की पड़ताल की गई, धीरे धीरे मॉलिक्यूल के बारे में जांच की गई, तो ये पाया गया कि कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं इनमें घोलने की जो क्षमता होती है शुगर को, नमक को या और किसी एलिमेंट को, वो उनके अंदर एक जो मॉलिक्यूल के अंदर एक गुण होता है जिसको कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, जिसको कि P से डिनोट किया गया। इसकी वजह से ऐसा होता है। तो लोग समझ में आया कि अच्छा ठीक है, ओके समझ गए, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मतलब वो डाइपोल बिहेवियर, उन मॉलिक्यूलों का वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है
उसकी वजह से उसके अंदर ऐसा गुण आता है। ये तो एक गुण हो गया। अलावा उसके जो उनमें जब आप जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सोल्यूशन है तो उसके मॉलिक्यूल में वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की प्रॉपर्टी है, इसमें से आप एक लाइट को गुजारते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गुजारते हो, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अंदर जाती है जो बाहर जाती है उनके बिहेवियर में भी कुछ चेंज दिखाई पड़ते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के टर्म में, स्पेक्ट्रम के टर्म में, एनर्जी एब्जॉर्प्शन के टर्म में। और उसके लिए भी वो जो लिक्विड सोल्यूशन होता है जिसमें कि आपने भेजा, जिसमें से बाहर निकला, उसके अंदर ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल यानी चार्जों के डिस्ट्रीब्यूशन का एक जो व्यवहार होता है ये जिम्मेदार होता है। तो केमिस्ट्री की साइड से ऐसे बहुत सारे हमको इनपुट मिल रहे थे, तो जिसमें कि मॉलिक्यूलों के अंदर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जिनकी वजह से ये बिहेवियर आता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का आइडिया हमको एक तरह समझ सकते हो केमिस्ट्री के उस पॉइंट से मिलता है कि वहाँ हमने कुछ उसके एप्लीकेशन देखे। तो जब हमने इलेक्ट्रिक डायपोल देखा तो इलेक्ट्रिक डायपोल अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सा है कि भाई अभी तक हमने प्लस चार्ज या केवल माइनस चार्ज की बात पढ़ी है। अगर हमारे पास प्लस और माइनस चार्ज का एक कॉम्बिनेशन आ जाए, पूरा एक अपने आप में पूरा कॉम्बिनेशन ही एक साथ है, तो उस प्लस और माइनस के कॉम्बिनेशन का व्यवहार कैसा होगा उसको चलो देखते हैं। तो उस प्लस माइनस कॉम्बिनेशन को ही हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो आपके पास नेगेटिव चार्ज है, आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इनका मैग्नीट्यूड हमने देख लिया बराबर है। मान लो ये भी Q वैल्यू का, ये भी Q वैल्यू का है, मतलब ये भी मान लो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का है, तो ये भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का है। प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, वो तो हमने बता दिया कि एक माइनस है एक प्लस है। तो अगर हम इस चीज़ को डायपोल कहते हैं और माइनस से लेकर के प्लस की दिशा में इसका डायपोल मोमेंट डिफाइन किया जाता है। अब ये क्यों माइनस से प्लस की तरफ क्यों डिफाइन करता है, इसके अपने कारण है जो थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आने शुरू हो जाएंगे जब हम इसकी बात आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें एक सिरा माइनस चार्ज का है, एक सिरा प्लस चार्ज का है। हमने कोई पॉइंट P ले लिया। अब जो पॉइंट P है इसको हमने पोजीशन जो नापी, तो ये जो हमारा प्लस माइनस चार्ज का कॉम्बिनेशन, इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल कह रहे हैं, जिसके एक सिरे पे माइनस एक सिरे पे प्लस है, इसके बीचों बीच से किसी थीटा एंगल पर हमने एक पॉइंट P ले लिया। क्योंकि भाई अब इसका कुछ विस्तार हो चुका है ना। अगर एक प्लस चार्ज होता तो प्लस चार्ज चाहे इस दिशा में मानो, चाहे इस दिशा में मानो, चाहे इस दिशा में मानो, सिमेट्री है। लेकिन चूंकि माइनस चार्ज और प्लस चार्ज एक दिशा में जुड़े हुए हैं, अब इस दिशा में जुड़े हुए हैं, इस दिशा में थोड़ी कोई प्लस चार्ज जुड़ा है, इस दिशा में थोड़ी कोई प्लस चार्ज जुड़ा है। तो इसका मतलब है कि डायपोल केस में इस लाइन का अपना महत्व तो आ जाता है। इसके मिड पॉइंट से हमने कोई पॉइंट P ले लिया थीटा एंगल पर। तो अब देखो माइनस चार्ज की P से डिस्टेंस R1 है, प्लस चार्ज से P की डिस्टेंस R2 है और दोनों के मिड पॉइंट से डिस्टेंस R है। तो एक फार्मूला निकल के आता है कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल से पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन P। P की वैल्यू क्या होती है? P की वैल्यू होती है चार्जों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। मतलब इसकी वैल्यू चाहे प्लस चाहे माइनस मैग्नीट्यूड ले लो कोई, और बीच की दूरी, तो जैसे मान लो मैग्नीट्यूड है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम और बीच की दूरी है 10⁻⁻6 मीटर। तो आप इन दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको डायपोल मोमेंट P मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया इसकी दिशा जो होती है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो V बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R²। तो यहाँ पे देखो V जो है प्रोपोर्शनल है 1/R² के। जब आपके पास सिंगल चार्ज था, केवल एक प्लस या माइनस चार्ज था, तो पोटेंशियल कितना था? Q/4 पाई एप्सिलॉन 1/R। तो मोनो चार्ज या सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल 1/R पे डिपेंड करता है और उस चार्ज की वैल्यू थी। अब चूंकि दो चार्ज हो गए हैं तो वो P पे डिपेंड करता है। तो P के अंदर कौन कौन आ चुका है? Q आ चुका है, D आ चुका है, फिर cos थीटा आ गया है, उसके बाद 4 पाई एप्सिलॉन और R² आ गया। तो इसको ऐसे याद करो, डायपोल में दो चार्ज होते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है उसमें 1/R² आ गया। अब ये हो गया। तो यहाँ P क्या है? P इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और P वेक्टर होता है जो कि माइनस Q से प्लस Q की तरफ होता है। और जबकि हम जानते हैं कि प्लस चार्ज से माइनस की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस से प्लस की तरफ होता है डायपोल मोमेंट। तो इस डायग्राम की फोटो खींच लीजिएगा। ये डायग्राम आपको हमेशा याद रखेगा कि प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। तो अपोजिट टू E होता है, मानते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी हमने मानी तो हम ये कहेंगे कि हम चलो P को हमेशा E के अपोजिट मानते हैं। अब जो कि यहाँ पर थीटा का मामला है तो थीटा की वैल्यू भाई अगर पॉइंट P जो है यहाँ पे आ जाए इस पॉइंट पर तो थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाएगी। अगर पॉइंट जो है इस जगह पे आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा। अगर पॉइंट यहाँ आ जाएगा P तो देखो थीटा की डिग्री कितनी हो जाएगी? थीटा की डिग्री यहाँ से होते हुए 180 डिग्री हो जाएगी। तो थीटा आपका 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है
और 180 भी हो सकता है। लेकिन एक खास बात देखो, 180 का होने का मतलब है आपने एक ऐसी लाइन बनाई जो इन दोनों चार्जों और इसकी मिलाने वाली लाइन से होते हुए इधर चली जाती है। तो इसको हम इस लाइन को कहते हैं एक्सिस। तो एक्सिस पे एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। तो ए और बी, ए पे एंगल 0 डिग्री है, बी पे एंगल 180 डिग्री है। तो ये दोनों पॉइंट एक्सियल पॉइंट कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं? एक्सियल पॉइंट कहते हैं। तो थीटा 0, थीटा 180 एक्सियल पॉइंट। लेकिन एक पॉइंट ये जो लाइन है ये बिल्कुल बीचों बीच से होकर जाती है और इसमें एंगल 90 डिग्री है। तो इसे कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट भूमध्य, जैसे मध्य वाली पॉइंट है। तो अगर थीटा 90 डिग्री है, इक्वेटोरियल प्लेन है, तो ऐसे में क्या होगा कि थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। कॉस थीटा 90 डिग्री होने का मतलब है ये आपका 0 हो जाएगा। तो ऐसी पोजीशन में आपका पोटेंशियल 0 होगा। यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट वो पॉइंट होती है जहां हर पॉइंट पर पोटेंशियल आपका 0 होगा। तो इसका मतलब ये निकल के आता है, चूंकि V बराबर W/Q होता है, अगर आपका पोटेंशियल 0 है तो वर्क 0 होगा। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि अगर आपके पास एक कोई टेस्ट चार्ज है, उसको आप इस दिशा में लेके आओगे तो उस टेस्ट चार्ज को इस दिशा में आने पर कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि दिस मीन्स नो वर्क विल डन इफ द टेस्ट चार्ज बॉट फ्रॉम इनफाइनाइट नियर टू द डाइपोल अलॉन्ग द इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल लाइन के अलॉन्ग अगर टेस्ट चार्ज को लाओगे तो उसमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक्सिस की तरफ हैं, तो क्या होगा? एक्सिस की तरफ होने पर थीटा जैसे 0 होगा या थीटा 180 होगा। तो ऐसे अब थीटा 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। थीटा 180 है तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। तो यानी कि आपके पास कॉस -1 होगा तो माइनस साइन लगा दोगे, कॉस की वैल्यू +1 होगी तो प्लस साइन लगा दोगे। तो एक्सिस के अलॉन्ग पोटेंशियल जो होगा वो हमेशा प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू द थीटा 0 180 1/4πε p। कॉस चूंकि +-1 हो चुका है तो यहाँ नहीं लिखा है, p/r²। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इक्वेटोरियल पर डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की मिनिमम पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। और एक्सिस पर उसका जो पोटेंशियल होता है मैक्सिमम होता है 1/4πε p/r²। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में आप कहोगे सर v जो होता है वो तो वेक्टर नहीं होता, स्केलर है। हमने कहा ठीक है, v स्केलर है, 1/4πε नंबर है, लेकिन p जो है वो वेक्टर है। तो अगर वेक्टर लिखोगे तो वेक्टर के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि स्केलर मिल जाए? तो जवाब आता है किसी वेक्टर के साथ एक और कोई वेक्टर आप मल्टीप्लाई करोगे तभी उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपका पोटेंशियल आएगा। तो p तो वेक्टर है, तो हम क्या करते हैं, p को r कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। r कैप क्या होती है? r कैप इज द डायरेक्शन, r कैप इज द यूनिट वेक्टर। और ये जो यूनिट वेक्टर होता है ये माइनस साइन से प्लस साइन की तरफ होता है। तो अगर आप p डॉट r लिखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? मॉड ऑफ p मॉड ऑफ r कॉस थीटा अपॉन r²। तो अब ये मॉड ऑफ p हो जाएगा p, r का मॉड 1 तो कॉस थीटा अपॉन r²। तो आपके फॉर्मूले में p/r² जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और जनरल एक्सप्रेशन लोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला जो फॉर्मूला है ये कभी भी 1/4πε p कॉस थीटा बाई r² में कन्वर्ट हो सकता है। तो याद रखना ये उसका वेक्टर फॉर्म है। अब वेक्टर कैलकुलस में एक और आइडेंटिटी होती है कि अगर आपके पास 1/r है उसका आप डेल लोगे तो उसकी वैल्यू आ जाती है -r⁻r²। इसको नोट कर लो, कभी जब वेक्टर कैलकुलस पढ़ना मैथमेटिक्स में तो एक बार जरा इस जगह पर रुक करके देखना। सॉल्व एग्जाम्पल के फॉर्म में आपकी किताबों में लिखा रहेगा। जब भी आप वेक्टर कैलकुलस मैथ में पढ़ोगे तो मैथ में तो पढ़ना ही है आपको, तो वहाँ पर आप देखोगे कि इस पूरे एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी आपके पास जो फार्मूला है उसमें r भी r² भी है, यानी कि r भी r² भी है। तो अगर हम डेल ऑफ 1/r लिखना चाहते हैं तो एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, फिर इस पूरी चीज़ को तुम क्या लिख दोगे? डेल ऑफ 1/r। तो आपका फार्मूला हो जाएगा -1/4πε p वैसे वैसे रहेगा, डॉट रहेगा, और जहाँ -r⁻r² उसकी जगह पे डेल ऑफ 1/r हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है
उसको लिखने का एक और तरीका हो जाएगा। तो आपके पास कितने फार्मूले हो गए इलेक्ट्रिक डाइपोल के पोटेंशियल को लिखने के? एक तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एक है 1/4 पाई एप्सिलॉन वेक्टर पी आर कैप बाई आर स्क्वायर, एक है 1 माइनस पी ऑफ डेल 1 बाई आर, माइनस को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये 3 फार्मूले हैं एक ही चीज़, नोटेशन में चेंज है, एक कॉस के फॉर्म में, एक वेक्टर कैलकुलस, और एक दूसरा एक कॉस के फॉर्म में, एक डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, एक वेक्टर कैलकुलस की प्रॉपर्टी के फॉर्म में। पोटेंशियल की बात होगी तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है। देखो भाई यहाँ पर क्या हुआ, जैसे अब आपके पास एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज है, ठीक है, एक पॉइंट P है, तो पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके 2 हिस्से होंगे, एक हम कह जाएंगे रेडियल कंपोनेंट, एक हमारा हो जाएगा रेडियल कंपोनेंट, एक हो जाएगा एंगुलर कंपोनेंट। तो हमने अपनी क्वांटिटी को रेडियल में और एंगुलर में, ये तो मैंने गलत बना दिया है, एक आपके पास जैसे ये ऐसा होता है ना, तो एक रेडियल कंपोनेंट होता है ER और एक एंगुलर कंपोनेंट होता है पोलर फॉर्म में, 2 कंपोनेंट आपके यहाँ पर बन जाते हैं। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रेडियल कंपोनेंट और एजीमुथल कंपोनेंट या एंगुलर कंपोनेंट में बांट सकते हो। अब इसकी जब डिटेल कैलकुलेशन करते हो तो आपके पास ये फार्मूला आता है कि E बराबर P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। याद कर लेना। तो पोटेंशियल का ये फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैं कहूँगा, थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल तरह का है। अब यहाँ पर एक नामकरण होता है कि इलेक्ट्रिक मल्टीपोल का क्या मतलब होता है। तो अगर एक सिंगल चार्ज है उसको मल्टीपोल कहें, उसको मोनोपोल कहेंगे। मोनो मतलब अकेला, मोनो मतलब होता है अकेला, जैसे मोनोमर होते हैं, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, पॉलीमर, मोनोमर। 2 चार्जेस का मतलब डाई, 4 चार्जेस का मतलब 2 डाईपोल यानी क्वाड्रूपोल, और 2 क्वाड्रूपोल को ऑक्टोपोल कहते हैं। तो मोनोपोल है मतलब या तो प्लस या माइनस, डाईपोल मतलब है प्लस माइनस का एक कॉम्बिनेशन। 2 डाईपोल, देखो अब एक डाईपोल इस तरह से है, प्लस माइनस का ये कॉम्बिनेशन, माइनस प्लस का ये कॉम्बिनेशन, तो इस पूरे को एक हम क्वाड्रूपोल कहते हैं। ये तो हो गए पैरेलल अरेंजमेंट है। अगर लीनियर अरेंजमेंट में आप बात करोगे तो ये आपका क्वाड्रूपोल का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो अब आपके पास सिंगल पोल, डाईपोल, ऑक्टोपोल, क्वाड्रूपोल ये होते हैं। तो अब एक तरह से कहीं पर अगर आपके पास एक सिंगल चार्ज है, एक डाईपोल है, एक क्वाड्रूपोल है, तो हम कहेंगे वो कॉम्बिनेशन है मल्टीपोल। मल्टीपोल मतलब बहुत सारे मोनोपोल, डाईपोल, क्वाड्रूपोल, ऑक्टोपोल का एक झोला भरा, एक झोले में भरे पड़े हैं सारे, तो आपको भैया वहाँ मल्टीपोल है। अब किसी मल्टीपोल में कितने चार्ज होंगे? चार्जों को हम पोल कह रहे हैं। यहाँ पर पोल का मतलब है पोलैरिटी, पोल का मतलब है पोलैरिटी, और पोलैरिटी का मतलब है प्लस या माइनस, ठीक है। तो मोनोपोल मतलब एक ही चार्ज, चाहे वो प्लस चाहे माइनस। डाईपोल मतलब 2 चार्ज होंगे, इसमें से एक प्लस एक माइनस। क्वाड्रूपोल मतलब 2 डाईपोल होंगे, यानी कि 2 प्लस होंगे 2 माइनस होंगे, इस तरह का अरेंजमेंट है। तो जब हमारे पास इस तरह से बहुत सारे चार्जों कलेक्शन होता है तो हम उसको मल्टीपोल कहते हैं। अब नंबर ऑफ किसी मल्टीपोल में कितने चार्ज हो सकते हैं उसको 2 की पावर n से कहते हैं। तो अगर n की वैल्यू 0 है यानी 2 की वैल्यू 0, तो कितने चार्ज होंगे? 1, इसे कहा जाएगा मोनोपोल। तो n बराबर 0 का मतलब है मोनोपोल। तो n का मतलब, n को नाम दिया जाता है ऑर्डर। तो मोनोपोल क्या है? मोनोपोल इज अ मल्टीपोल ऑफ ऑर्डर 0। सो मोनोपोल इज 0 ऑर्डर मल्टीपोल। क्यों? क्योंकि 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 0 करने पर सिंगल चार्ज आता है। डाईपोल में क्या होगा? अगर 2 की पावर को 1 कर दें तो 2 आएगा, यानी n बराबर 1। तो आप कहोगे कि डाईपोल क्या है? डाईपोल इज मल्टीपोल ऑफ ऑर्डर 1। ऐसे ही क्वाड्रूपोल के लिए 2 की पावर 2, तो n की वैल्यू 2 कर दी तो ये जाएगा 4, 4 चार्जेस होंगे। तो आप कहोगे कि क्वाड्रूपोल इज मल्टीपोल ऑफ ऑर्डर 2। ऐसे ही ऑक्टोपोल के लिए ऑर्डर 4। तो इस तरह से प्यारो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मल्टीपोल्स वगैरह की बात की। मल्टीपोल की बात की मैंने आपके साथ यहाँ पर, डाईपोल की बात की मैंने आपके साथ यहाँ पर, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है आपका
इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिस्कशन है उसको मैंने किया, और शुरुआत में मैंने आपके साथ किया था कि विजुअलाइजेशन जो है कि कैसे इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल के जो बिहेवियर होता है उसको हम कैसे एक हिल और एक वैली के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें रुकना चाहिए, और आने वाले लेक्चर में हम इसके आगे पोटेंशियल का नेचर होता है उसका एक जनरलाइज फार्मूला बनाएंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।